हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से नंबर सिस्टम का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। जनरली संख्याएं चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लिखी होती हैं, हम उसे तीन तरीके से पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय प्रणाली, यानी इसको भारतीय प्रणाली बोलते हैं या हिंदू अरेबिक प्रणाली। इंडियन सिस्टम को हिंदू अरेबिक प्रणाली या भारतीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं आगे तक। 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, महासंघ, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा होता है हिंदू अरबिक प्रणाली या इंडियन सिस्टम या भारतीय प्रणाली। इसको हम भारतीय प्रणाली के रूप में पढ़ते हैं। जैसे हमारी कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी लिखी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, हम इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,84,035, 9,84,035, ये हमारा होता है इंडियन सिस्टम। और फिर दूसरा सिस्टम आता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि अपने राज्य से बाहर, यानी अपने कंट्री से बाहर दूसरे देशों में जाएंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब यहाँ पर 100,000 आता है, 100,000। फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर ऐसे ही मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग विदेशों में सुने होंगे, उसमें मिलियन बिलियन में सब लोग बातें करते हैं, तो यही होता है इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन अपने इंडिया में इस तरह से बातें होती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से बात होती है। तो चलिए, ये तो हो गया दो सिस्टम। पहला हमारा था हिंदू अरबिक प्रणाली और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी पद्धति। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रोमन सिस्टम, रोमन पद्धति यानी रोमन सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। रोमन सिस्टम यानी रोमन पद्धति इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि एक को आई ऐसे बनाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार हम लोग बहुत सी संख्याओं को लिख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जैसे यल होता है तो 50 हो जाता है, सी होता है तो 100 हो जाता है, यल से डी होता है तो 500 हो जाता है, यम होता है तो 1000 हो जाता है, यम से 1000 हो जाता है। रोमन सिस्टम में इन सब का बहुत ही रोल होता है। जैसे किसी भी रोमन सिस्टम में हमें किसी भी संख्या को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए 397 को लिखना है रोमन में, 397 को रोमन में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे, ये 300 है तो सी से 100 होता है तो 100, 200, 300 हो गया, ये 300 हो गया। फिर 90 7 97 है तो 90 हमारा होता है एक्स सी से 90 हो गया। और फिर 7 किससे होता है, भी डबल आई, ये हमारा हो गया 397। फिर जैसे एक और लिख लीजिए 875 जैसे लिखना हो तो 800 है तो ये
डी से 500 होता है, फिर 500 हो गया, ये 300 और हो गया, 5 3 800, फिर 75 है तो 70 किससे होता है, यल से 50 होता है, 10 60 हो गया, 10 70 हो गया, 5 870 हो गया, फिर 5 से 75 875 हो गया हमारा। चलिए, हमारा मकसद था केवल आप लोग को बताना है कि कितनी प्रकार से संख्याओं को हम लोग पढ़ते और लिखते हैं। 3 तरीके से हम लोग पढ़ते और लिखते हैं। एक हमारा था इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली, दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तीसरा था रोमन सिस्टम यानी रोमन पद्धति। यदि दोस्तों आप लोग को इंटरनेशनल सिस्टम और रोमन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए कि सर मुझे नहीं आता है, हम लोग को पढ़ा दीजिए, तो मैं अलग से इसका चैप्टर एक दिन का क्लास लेकर पढ़ा दूंगा उसको, रोमन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, अगली हेडिंग है हमारी संख्याओं के प्रकार। काइंड्स ऑफ नंबर्स, काइंड्स ऑफ नंबर्स, इंग्लिश हो गया इसका काइंड्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो हम जानते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक का तात्पर्य होता है कि वास्तव में संख्याएं होंगी, और काल्पनिक से तात्पर्य है कि यदि कोई भी संख्या अंडर रूट में हो, वो भी माइनस में हो, जैसे -3 -7, माइनस में कोई भी संख्या हो, अगर अंडर रूट में हो और वो भी माइनस में हो तो हमारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है। चलिए, वास्तविक संख्याएं में चलिए पढ़ते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं होती क्या क्या हैं। तो वास्तविक संख्या में हमारा पहला आता है हेडिंग प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जितनी भी संख्याएं हम लोग गणना करने में प्रयोग करते हैं, जितनी भी संख्याएं, गिनती जिसको बोलते हैं, 1 से लेकर कहीं तक गिनते जाइए, 1 2 3 4 डॉट 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 कहीं तक पढ़िए उसको। जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक, वास्तविक तो होता ही है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश होता है होल नंबर, होल नंबर। तो इसका मतलब है होल नंबर का, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो हमारा ये पूर्ण संख्याएं हो जाता है। जैसे यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल हो जाए तो हमारा ये पूर्ण संख्या हो जाता है। अनंत का मतलब होता है कि उसका अंत नहीं है, चाहे जहाँ तक लिखते जाइए। तीसरा हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक से तात्पर्य है कि यदि संख्याएं कुछ भी हों, 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई भी संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे माइनस में कुछ भी हो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी चाहे इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस में संख्या हो या माइनस में संख्या हो, हमारी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर। पूर्णांक का मतलब पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस हमने बोल दिया तो आप कहेंगे कि -1/2 क्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं। पूर्णांक का मतलब पूरा होना चाहिए, वो प्लस में हो या माइनस में हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं,
सम संख्याएं, तो मुझे उम्मीद है कि सम संख्याएं तो सभी लोग जानते ही होंगे। सम संख्याएं थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं इसको। सम संख्याएं, इवन नंबर, इंग्लिश होता है इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विषम संख्याएं। क्या होता है तब? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से न कटे, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा भाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है कंपाउंड नंबर। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपाउंड नंबर, यानी भाज्य का मतलब होता है कि भाग चली जाएगी। मतलब इसका है कि वे संख्या जो किसी और संख्या से भी कट जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब है एक और स्वयं को छोड़कर जो संख्या किसी और भी संख्या से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटता है। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15 इत्यादि। यानी इन सभी के फैक्टर 2 से अधिक होंगे। 2 से अधिक का मतलब एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से कटेगी तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसी के आगे तब आ जाएगा हमारा अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य जो किसी से न कटे, यानी वे संख्याएं जो किसी और संख्या से न कटे, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। बहुत से ऐसे जाएंगे हम लोग, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/5, 4/7 इत्यादि हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या हो उसका जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए, 1 होगा चलेगा। जैसे कहने का मतलब कि 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे क्या होता है? हर में 1 होता है। 5 के हर में 1 होता है। जैसे हमारा 9 भी परिमेय संख्या है, तो 9 के हर में क्या होता है? 1 होता है, यानी p/q के रूप में हो गया। पूर्णांक संख्या भी है, 9 तो पूर्णांक संख्या भी है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या भी होती है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इंग्लिश होता है इररेशनल
नंबर। तो इसको भी हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनका मान जो अंडर रूट में होती हैं लेकिन निकल नहीं पाती, अंडर रूट से बाहर नहीं आती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, पाई, साई या कोई भी संकेतांक हो जिसका मान न पता हो या मान न दिया हो, जो बस किसी संकेतांक के रूप में दिया हो, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इतनी सब एग्जाम्पल हो गए, इत्यादि और लिख सकते हैं। और अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या कड़ी में 4 अपरिमेय संख्या है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि कड़ी में 4 का मान निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, इसका इंग्लिश हो गया को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं। वे सह माने 7 होता है, तो 7 कब होगा? जब 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे तभी तो 7 होता है ना। यानी वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF यानी मस 1 होता है। HCF कितना होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16, जैसे 9 और 16 का सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनका मौसा कितना है? 1 है। यानी HCF इनका कितना है? 1 होता है। और बहुत से एग्जाम्पल लिख लेंगे। 4 और 9, 4 और 9, जैसे 4 और 9 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। HCF बराबर 1। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 5 और 8 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, इत्यादि। यानी वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मस 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग चलते हैं। उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? उत्तरवर्ती या इसी का कई ठो नाम होता है, अनुवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती, परवर्ती संख्याएं। इसी को देखिए 3 नाम से जानते हैं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्याएं। इंग्लिश होता है सक्सीजर नंबर, इंग्लिश होता है सक्सीजर नंबर्स। तो चलिए नाम इंग्लिश से भी क्लियर हो रहा है और हिंदी से भी। अनु मतलब पीछे पीछे चलने वाला, यानी अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं या परवर्ती संख्याएं। इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताएंगे क्या? जैसे में अगर दे दिया जाए कि 10 का परवर्ती बताइए, 10 का परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आपका जवाब हो जाएगा कि 10 + 1 = 11। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे। अगर पूछेंगे 99 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, 99 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप कहेंगे कि मार साहब 99 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा उत्तरवर्ती यानी 100। 99 का उत्तरवर्ती संख्या 100 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब उत्तरवर्ती के बाद आता है पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसीजर नंबर। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ववर्ती संख्याएं, प्रेडिसीजर नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तरवर्ती में 1 जोड़ रहे थे तो पूर्ववर्ती में 1 घटा देंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि 90 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप कहेंगे
कि एक घटा देंगे, 90 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 89। दूसरा एग्जाम्पल पूछेंगे 1000 का पूर्ववर्ती बताइए, 1000 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 1000 में से एक घटेगा, आ जाएगा 999। 999। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी हेडिंग नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन से मतलब ये था। अब दोस्तों ये तो हो गया सभी संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, ये सब था वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। जितना हमने आपको पढ़ाया सभी थे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। और काल्पनिक संख्याओं में हमने बताया कि काल्पनिक संख्या में यदि कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, अंडर रूट में रहे लेकिन क्या रहे, माइनस में आ जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं स्मॉल आई। जैसे 3 है -3 तो 3 आई लिख देंगे, 4 है तो 4 आई, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। इनका मान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। चलिए अगली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याओं के गुण। प्राकृतिक संख्याओं के गुण। प्राकृतिक संख्याओं के गुण तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं, यही आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। पहला इसमें आता है हमारा संवरक नियम, यानी किस नियम पर काम करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के गुण किस किस नियम पर काम करते हैं, वहीं आज आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ। संवरक नियम इंग्लिश होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इसका मतलब होता है कि यदि दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है, यही होता है संवरक नियम। जैसे b में c जोड़िए तो आ जाएगा d, या एग्जाम्पल और समझेंगे 2 में 3 जोड़िए तो क्या आता है 5 आ जाता है। यानी दो संख्याओं को, दो अलग अलग संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक दूसरी अलग संख्या आती है। ये हमारा होता है संवरक नियम पर आधारित काम होता है। ये किस बेस पर काम होता है, ये संवरक नियम पर आधारित काम होता है। इसको संवृत्त नियम भी बोलते हैं, संवृत्त नियम, संवरक नियम या क्लोजर लॉ या संवृत्त नियम बोलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इंग्लिश होता है इसका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, संवरक नियम। इसको ध्यान से समझिएगा, ये इस तरह से काम होगा तो संवरक नियम पर आधारित होगा। जैसे हमारा होता है कि यदि हम दो संख्याओं को जोड़ें, दो या दो से अधिक संख्याओं को, a धन b धन c ऐसे जोड़ें, या a धन b, अब इसको ब्रैकेट में बंद करके इसको बाहर निकाल दें, तो जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ब्रैकेट, दो संख्याओं को ब्रैकेट में बना लीजिए, तीसरी को बाहर करिए, या तीसरी दूसरी को अंदर करिए, पहले को बाहर करिए। अगर इस तरह से कोई काम होता है तो वो किस नियम पर काम होता है, जोड़ का साहचर्य नियम। अगर बीच में सब प्लस है तो जोड़ का साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं जोड़ का साहचर्य नियम। ये होता है किस नियम पर है, साहचर्य नियम, लेकिन किसका, जोड़ का साहचर्य नियम। इसी तरह जब जोड़ का हो गया तो हमारा आएगा अब किसका साहचर्य नियम, गुणे का साहचर्य नियम। ये किस पर आधारित है, गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। मतलब है इसका, चाहे जिस दो संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करिए, गुणे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया साहचर्य नियम। अब तीसरा आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम
विनिमय नियम। तो इसका इंग्लिश होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, LAW लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब होता है इस पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे A में B जोड़िए चाहे B में A जोड़िए, जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि 3 में 2 जोड़िए जितना आएगा और उतना ही 2 में 3 जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा जैसे में आए। या A में B का गुणा करिए चाहे B में A का गुणा करिए, गुणे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ऊपर वाला, और ये सेकेंड वाला गुणे का क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय मतलब क्रम इधर से उधर होगा तो गुणा पर हो चाहे जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय नियम। अब फिर हमारा आता है चौथा, वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या बंटन नियम। तो क्या होता है, ये हमारा जैसे होता है A गुणे B धन C। इसका मतलब होता है A का गुणा B में भी प्लस A का गुणा C में भी। अगर इस तरह से हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे 2 गुणे 3 धन 5 अगर दिया है तो 2 का गुणा 3 में भी करते हैं हम लोग, और 2 का गुणा 5 में भी करते हैं। 2 गुणे 5 उतना ही आंसर आएगा जितना दोनों को जोड़ करके गुणा करेंगे। तो ये किस नियम पर होता है इस तरह से मल्टीप्लाई? तो वितरण या बंटन नियम पर आधारित होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में कमेंट जरूर लिखिएगा। अब आता है जोड़ का तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है? यानी शून्य को जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं। कैसे? कि यदि किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में A में शून्य जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? A ही आएगा। 23 में शून्य जोड़िए 23 आएगा, 25 में शून्य जोड़िए 25 ही आएगा। यानी जोड़ का तत्समक अवयव अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि 0 होता है। जोड़ का तत्समक अवयव यानी शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी पर आता है गुणे का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव। तो गुणा, तो अब आप सोचिए कि जब ऐसी संख्या थी, हमने बताया था कि जोड़ पर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या में। और इसी प्रकार गुणा में आप सोच के बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो उस पर गुणे उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा होता है 1। गुणे का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। यानी जब हम किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1 को गुणे का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी आप समझ चुके होंगे कि ऐसी संख्या सोच के बताना है कि जिसका गुणा कर दें किसी भी संख्या में तो उस संख्या पर कोई फर्क न पड़े, तो 1 होता है। अगर जोड़ का तत्समक अवयव पूछेगा तो 0 होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।